हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए अब आप रेडी हैं अपने आंसर्स को जानने के लिए। फिजिक्स में जो आपने किया और आई होप आपने बढ़िया किया होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक हुए होंगे, पर लेकिन उसका परफेक्ट आंसर क्या होगा उसको भी तो क्रॉस चेक करिए और बताइए मुझको कि आपके 24 में कितने नंबर आए और आपका क्या रिस्पॉन्स है, वो ज़रूर मैसेज करिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 था मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसके बिना हम मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट नहीं कर सकते किसी बॉडी में। वो क्या होती है? वो होती है कि बॉडी शुड बी पाइवोटेड। हो सकता है आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा हो सकता है फोर्स अप्लाइड लिखा हो, व्हाटएवर, लेकिन अगर बॉडी पाइवोट नहीं होगी तो आप धक्का मारेंगे तो वो तो आगे चली जाएगी, लीनियर मोशन में आ जाएगी। और ये रोटेटरी मोशन है, टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करना है, तो टर्निंग इफेक्ट के लिए बॉडी को कहीं ना कहीं पाइवोटेड होना चाहिए। चैप्टर यहीं से शुरू होता है, तो बॉडी शुड बी पाइवोटेड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। बाकी कंडीशन तो उसके बाद आती हैं। क्वेश्चन 2 था क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्स से रिलेटेड है? क्योंकि हमको मालूम है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। नो, इट इज नॉट रिलेटेड विद एक्शन रिएक्शन फोर्स, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स जो न्यूटन थर्ड लॉ है वो तो रियल फोर्सेस से रिलेटेड है। दोनों फोर्स रियल होते हैं वहां पे, एक्शन और रिएक्शन। लेकिन यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए वर्चुअल फोर्स। इट नेवर एक्ट, ये अपने आप एक्ट नहीं करता है, बल्कि इट इज ओनली एन assumption, इट इज फेल्ट, इट appears that it is acting on the observer or a person or object moving in the circular path। तो ये किस डायरेक्शन में है? हमें ऐसा लगता है कि ऑपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमने लगाया है अपने घूमने के लिए हम पे लग रहा है, उसके रिलेशन में ऑपोजिट डायरेक्शन में आउटवर्ड लग रहा है, पर ये वर्चुअल फोर्स है, इसलिए आंसर इसका नो है और ये इसका रीजन हो गया। तो आपने 2 क्वेश्चंस के आंसर क्लियर समझ लिए। आंसर नंबर 3 पे आते हैं। आइए बच्चों, अब आंसर को डिस्कस कर लें। आंसर नंबर 3 एंड 4। तो देखिए, द नेम टू फोर्सेस जो कि सन और प्लैनेट्स के बीच में लग रहे थे ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, वो कौन से 2 फोर्स थे? वो थे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। और किस तरह से? देखिए आपके सामने है। फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, circular motion of the planet around the sun's gravitational force of attraction on the planet। देखिए, gravitational force of attraction किस पे लग रहा है? planets पे लग रहा है by the sun and it provide necessary centripetal force, जिससे कि दोनों आपस में एक दूसरे के रिलेशन में रहते हैं और सन के चारों ओर प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। आई थिंक आंसर क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन था कि एक स्ट्रेट वायर को सर्कुलर वायर बना दिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे चेंज होगी? देखिए, स्ट्रेट वायर में आपने न्यूमेरिकल भी किए हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर है, पहले से यूनिफॉर्म वर्ड लिखा हुआ है, तो ये मिडिल ऑफ द लेंथ पे होगी, मिड पॉइंट पे। अगर 100 सेंटीमीटर का वायर है तो उसके 50 सेंटीमीटर पे होगी। और जैसे ही आप उसको घुमाएंगे वो रिंग बन जाएगा, हॉलो रिंग बन जाएगा, जिसके सेंटर पे आ जाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन देखिए, ये स्केल जो है या ये जो वायर है, इसमें बॉडी के अंदर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन रिंग में आउटसाइड चली जाएगी। तो आप लिखेंगे सेंटर तो होगा लेकिन वो आउटसाइड होगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोनों बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन ऑफ आंसर 5 एंड 6। तो देखिए, आंसर नंबर 5 एंड 6 क्या है? क्वेश्चन था कि न्यूटन मीटर 2 फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, इनके नाम बताइए। तो ये क्वांटिटीज हैं वर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। आप जानते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो न्यूटन इनटू मीटर। मोमेंट ऑफ फोर्स होता है टॉ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी न्यूटन मीटर है। लेकिन यहां पर एक फंडामेंटल डिफरेंस है। क्या? वर्क में देखिए, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, जबकि ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो ये बन रहा है डॉट प्रोडक्ट। मोमेंट ऑफ फोर्स वेक्टर है, यहां भी वेक्टर है, तो वेक्टर और वेक्टर से बन रहा है क्रॉस प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो नेचर में बिल्कुल फर्क है, आप ध्यान से समझ गए होंगे। लेकिन देखिए, कंफ्यूज नहीं हो, ये न्यूटन मीटर दोनों की यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए, बहुत सिंपल था, ये तो सबको आता है। क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव होता है। ये 2 तरह के मोमेंट फोर्स होते हैं। चलिए अब देखेंगे आंसर नंबर 7 एंड 8। तो बच्चों शुरू करते हैं अब आंसर नंबर 7 और 8 का डिस्कशन। देखिए, चेक करिएगा आंसर कितने सही हुए। व्हाट विल हैपन टू द डोर, इसके मूवमेंट में क्या होगा अगर हैंडल को शिफ्ट कर दिया? तो देखिए, अगर हैंडल को हम डोर के किनारे लगाते हैं तो जानते हैं क्या होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होने से टॉर्क ज़्यादा क्रिएट होता है, टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा क्रिएट होता है और लेस फोर्स अप्लाई करना पड़ता है डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए। यहाँ तो कम हो गया। कैसे?
हैंडल को हमने क्लोजर कर दिया हिंज से, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो गया। तो हियर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ हैंडल इज लेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ हैंडल कम होने से क्या होगा, लेस टर्निंग इफेक्ट विल बी क्रिएटेड। उसमें जो घूमने का टर्निंग इफेक्ट है डोर में वो कम हो जाएगा और हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वी विल हैव टू अप्लाई मोर फोर्स टू ओपन और क्लोज द डोर। तो ये रिलेशन टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिलेटेड था। तो इसका प्रॉपर रीजन आपने लिखा है, नहीं लिखा है, इसमें 3 वर्ड आने जरूरी हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेस होने से क्या हो रहा है, लेस टर्निंग इफेक्ट आ रहा है और मोर फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। अगर ये तीनों पॉइंट है तभी फुल मार्क्स 2 दीजिएगा, वरना 1 नंबर तो काटिएगा अगर आपने प्रॉपर रीजन नहीं लिखा है तो। क्वेश्चन 8 के आंसर पे आ जाएं। क्वेश्चन 8 में जैसा कि आपने देखा ये डायग्राम बनाता और पूछा गया था किस डायरेक्शन में ये रॉड टिल्ट कर जाएगी, मैथमेटिकली प्रूव करना है। वैसे तो इसका आंसर आएगा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चली जाएगी ये, यानी रोटेशन एंटी क्लॉक होगा। इसका क्यों होगा वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखिए पाइवट है, पाइवट से ये लेफ्ट हैंड साइड है, पाइवट से वो राइट हैंड साइड है, दोनों तरफ का टर्निंग इफेक्ट या मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कैलकुलेट करिए। तो हम LHS ऑफ द पाइवट को देखें लेफ्ट हैंड साइड की ओर, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स है 80 kgs और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 300 से 200 के बीच में यानी 100, तो 80 इंटू 300 माइनस 200 तो ये आएगा 8000 kgf मीटर। ये तो हो गया इस तरफ यानी कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ फोर्स। RHS पे देखें तो फिर से फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे 2 बार है। तो एक तो 5 kgf के रिस्पेक्ट में निकालेंगे 400 और 300 के रिलेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और 6 kgf में यहाँ से यहाँ तक लेंगे। तो 5 फोर्स है, 400 माइनस 300 प्लस 6 500 माइनस 300, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1700 kgf मीटर। ये क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स है और आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स 8000 इज ग्रेटर देन क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स 1700 kgf, तो इट विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। और किस वैल्यू से, इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। आंसर इतने में सफिशिएंट है। आई थिंक आपको ये आंसर क्लियर हो गया। चेक करिए और मार्क्स दीजिए। और अब आते हैं डिस्कशन ऑफ आंसर नंबर 9 और 10 पर। बच्चों डिस्कस कर लेते हैं आंसर नंबर 9 और 10। तो देखिए आंसर नंबर 9 बहुत सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन था। 2 कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0। देखिए ये फोर्स जरूर लिखिएगा और ये 0 वर्ड, पहला पार्ट। सेकंड, द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन, अगर ये अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, शुड बी 0। तो देखिए कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। यहां पे आपको अबाउट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज लिखना है, यहां एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज और अबाउट द पॉइंट, फिक्स पॉइंट, ये लिखना जरूरी है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। अपने को मार्क्स अवॉर्ड करिए। आते हैं आंसर नंबर 10 पे। बहुत सिंपल लॉजिकल। वेलोसिटी वेरिएबल क्यों होती है? आपको मालूम है स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी इसलिए वेरिएबल होती है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मोशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है बॉडी में विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। तो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी कंटिन्यूअसली चेंजेस एट एवरी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। अगर आपने यह आंसर ठीक किया है तो जल्दी से 2 नंबर दीजिए और तैयार हो जाइए लास्ट 2 क्वेश्चन के आंसर के लिए और अपने फुल मार्क्स को अचीव करिए। तो आंसर नंबर 11 एंड 12 पर आते हैं। तो देखिए आंसर नंबर 11 क्या है। यहां पे आपके सामने एक मीटर स्केल बनाया गया था। तो देखिए आपको मीटर स्केल का पहले डायग्राम बनाना था। तो देखिए ये 0 पॉइंट, ये 100 का पॉइंट, 100 सेंटीमीटर का पॉइंट यानी 1 मीटर हो गया। और इसको पाइवट कहां पे करना था? 70 पे करना था। तो आपने देखिए 70 पे पाइवट कर दिया। अब जब 70 पे पाइवट किया तो ध्यान दीजिएगा, आप अगर इधर 0 पे वेट लटका देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये लेंथ पहले से ज्यादा है, तो इधर मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा आ रहा है। उसको बैलेंस करने के लिए आप किधर लगाएंगे? 30 GF 100 पे। अगर आपने ये यहां लटका दिया है तो पहला मार्क्स आपका डिडक्ट हो गया, डायग्राम गलत हो गया। तो डायग्राम ऐसे बनना चाहिए और W वेट ऑफ द मीटर रूल 50 से पास होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो ये तो डायग्राम हो गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स तभी अवॉर्ड होंगे जब इस तरह से लिखा हुआ होगा। सबसे पहले आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, फिर लिखना है क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर आपने ये नहीं लिखा है और आंसर ठीक निकाला है तो भाई नंबर देंगे, हाफ मार्क्स दे दीजिए।
पर कायदे में तो नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर में कैसे आधा नंबर मिलेगा, आईसीएसई में आधा नंबर का कोई प्रोविज़न नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमानदारी से देखें तो अगर आपने ये नहीं लिखा, जल्दबाजी में आंसर किया, तो मार्क्स चले जाते हैं। इसीलिए बच्चे कहते हैं बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं फिर भी नंबर नहीं आए। और दूसरी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात देखिए, क्लॉकवाइज मोमेंट के नीचे क्या लिखेंगे। बस आप नाम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, नहीं। देखिए क्लॉकवाइज के नीचे क्लॉकवाइज लिखेंगे और एंटी क्लॉक के नीचे एंटी क्लॉक लिखेंगे। देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, ये क्लॉकवाइज उधर है, 30 × 100 - 70 इज इक्वल टू एंटी क्लॉक होगा W × 70 - 50। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 45 GF। तो डू द न्यूमेरिकल इन दिस परफेक्ट वे। अगर आपसे गलती भी हुई है तो आधा मार्क्स अवॉर्ड कर दीजिए। ईमानदारी से देखिए, इसमें और इसमें सब कुछ ऐसे होना चाहिए। ये स्टेप फॉलो करिए, ये सिखाने के लिए टेस्ट हैं, सज़ा के लिए नहीं है। तो प्लीज़ इस बात पे ईमानदारी बरतिएगा और अपने उस हिसाब से मार्क्स दीजिएगा। मुझे मालूम है बच्चे यहीं पे गलती करेंगे, आंसर तो सब लोग निकाल देंगे 45 GF। ये सिखाने के लिए मैंने ये न्यूमेरिकल दिया था। चलिए अब आते हैं लास्ट आंसर पे, आंसर 12, और फिर फाइनल कर दीजिए अपने रिजल्ट को। आइए बच्चों, अब हम लोग आंसर नंबर 12 को डिस्कस कर लें। तो देखिए क्लॉकवाइज कपल और एंटी क्लॉकवाइज कपल कैसे बनेगा। तो देखिए ये रॉड है AB, हमें इसे अगर क्लॉकवाइज ले जाना है तो देखिए F1 इधर को होना चाहिए, F2 इधर को होना चाहिए, और ये मिडिल पॉइंट, अगर इनमें से एक भी मार्किंग गलत है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसके ये फिक्स पॉइंट बनाना बहुत ज़रूरी है। और इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, लेकिन दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो F1 इज इक्वल टू F2 इन के F। तो नेचुरली ये बॉडी इस तरह से टर्न करेगी, इस तरह से मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये कपल जो क्रिएट होगा ड्यू टू 2 पैरेलल फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड पाइवोटेड एट द मिडिल। ये मिडिल है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको बनाना है नाप के, ये मत करिएगा इधर उधर बना दें। तो ये हो गया क्लॉकवाइज कपल घड़ी की डायरेक्शन में। और यहाँ देखिए ये एरो नीचे को आ गया, ये एरो ऊपर को चला गया। F1 F2 इक्वल हैं दोनों, लेकिन ये भी मिडिल पे पाइवोट है, तो देखिए ये एंटी क्लॉक कपल बनेगा। अगर आपने ये इस तरह से बनाया है तो नंबर दीजिए अपने को, और इस तरह से आपका ये पूरा टेस्ट कंप्लीट हो गया। आई होप आप सबने बहुत बढ़िया टेस्ट किया है और नंबर मेरे को आना शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी ही। तो ये टेस्ट होने के बाद आप अब बिल्कुल देख सकते हैं कि मैंने पूरा पेपर आईसीएसई के पैटर्न पे बनाया था। अब अगले संडे को टेस्ट होगा बिल्कुल ही तरीके से, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपको। थैंक यू।